नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आशुतोष का अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वास्तविक जीवन में घड़ी की क्या कीमत होती है ये तो वही लोग जानते हैं जिनको घड़ी होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में आपकी घड़ी अगर किसी और के नाम कर दी जाए तो आपकी तकलीफ समझी जा सकती है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को बहुत बड़ा झटका दिया है और बता दिया साफ साफ कि असली एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस के असली मुखिया अजीत पवार हैं। तो चाचा और भतीजे का जो रिश्ता था उसमें एक घड़ी की वजह से जिस तरह से बदलाव आया है, रिश्तों में जो खटास आई है उसको आप महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, शरद पवार के भतीजे रहे, बहुत नाजों से उन्हें पाला था, बेटे की तरह पाला था, लेकिन आज जो भी तस्वीर सामने आई है कि भतीजे ने चाचा को जो झटका दिया है उसके पीछे का पूरा खेल सिर्फ सत्ता पर आधारित है। क्या है ये पूरा मामला, ये हम जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उसके इस खास शो में हमारे साथ 2-3 मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर किसका हक होगा? महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहे इस सबसे बड़े सवाल पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया है और शरद पवार के हाथों से उनके भतीजे ने 25 साल की पुरानी सियासी विरासत को छीन ली है। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना है। अजित पवार के पक्ष में आए फैसला शरद पवार के लिए लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा झटका है। चुनाव आयोग ने उन्हें नई पार्टी के लिए 3 नामों का सुझाव देने का बुधवार तक का समय दिया है। वहीं अजित पवार और शरद पवार के बीच पार्टी को लेकर चल रही खींचतान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर फैसला लेने के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय लिया और 10 से ज्यादा सुनवाई की। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अजित गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग के इस फैसले के साथ ही अजित पवार गुट को एनसीपी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया गया है। इस आदेश में चुनाव आयोग ने दोनों गुटों की तमाम बातों और सबूतों का विश्लेषण किया। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण कर कहा कि इससे स्पष्ट है कि अजित गुट का पार्टी और पार्टी के अलावा संगठन पर वर्चस्व है। उनके गुट के लोग ज्यादा हैं, इस वजह से पार्टी का नाम और निशान दोनों अजित गुट को दिए जाते हैं। इस फैसले के बाद अजित पवार के खेमे में खुशी की लहर है और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अजित पवार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। इस फैसले के बाद अब सवाल ये है कि शरद पवार के पास विकल्प क्या बचता है। इसी बीच शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं है, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। नहीं, ऐसा अभी कहाँ विप का सवाल आता है, उन्होंने नया नाम मांगा है, मतलब तो वही गा ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसका कोई। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है, तो शरद पवार का ही नाम है। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है तो ये सब कर रही है, ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात। नहीं, ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी की संविधान के लिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।
पिछले साल जुलाई महीने में एनसीपी में उस वक्त दो फाड़ हो गए थे जब अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार और एनसीपी के 8 विधायकों ने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी और अजित पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया था। वहीं चुनाव आयोग के फैसले की बात करें तो किसी पार्टी का असली बॉस कौन होगा, इसका फैसला मुख्य रूप से 3 चीजों पर होता है। पहला, चुने हुए प्रतिनिधि किस गुट के पास ज्यादा हैं, दूसरा, ऑफिस के पदाधिकारी किसके पास ज्यादा हैं और तीसरा, संपत्तियां किस तरफ है। लेकिन किस धड़े को पार्टी माना जाएगा, इसका फैसला आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है। मसलन जिस गुट के पास ज्यादा सांसद विधायक होते हैं उसे ही पार्टी माना जाता है। एनसीपी और शिवसेना में इसी आधार पर फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज। एक शेर को हम सुनाते हैं आपको, उससे आप शरद पवार की भावना को समझ सकते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ, जिस तरह एक भतीजे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, रुतबा दिया, मुकाम दिया, राजनीतिक पहचान बनाई, आज वही भतीजा उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और सब सारा जो मामला है सबके सामने आ गया है। सुप्रिया सुले ने भी साफ साफ कह दिया है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस तरह की घटना पॉलिटिक्स में घटती रहती है। इसके पहले आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो विवाद हुआ था उसमें भी इसी तरह का फैसला आया था और एकनाथ शिंदे को तीर कमान दे दिया गया था। शिवसेना की जो वारिस होने की बात करते थे उद्धव ठाकरे, उनसे भी उनको हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर सियासत में कब क्या हो जाए, क्योंकि ये भारत बदलने वाला है, बहुत कुछ बदल चुका है और बदल भी रहा है। ऐसे में इसका असर सियासी पार्टियों पर तो होगा ही। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एनसीपी की घड़ी आज अजीत पवार गुट के पास है। जाहिर है अजीत पवार गुट जो है उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, जोश है। निश्चित रूप से शरद पवार के लिए झटका तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की जनता इसको लेकर क्या सोचती है और क्या करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी हैं, इंदरपाल सिंह जी हैं एनसीपी के, अजीत गुट के। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भरत जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, बिल्कुल मिल रही। सबसे पहले तो आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, आज शरद पवार जी के साथ हुआ, कल कहीं आपके साथ ना हो जाए। तो इस तरह की जब प्रक्रिया होती है तब एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के नाते क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो हमें अपेक्षित था हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शिवसेना के साथ हुआ, तो एनसीपी के साथ ही जब दोनों धड़ा अलग हुआ, तो ये समझ में आ गया था कि दोनों जो धड़ा अलग होने के बाद में जो चुनाव आयोग के पास जब ये पूरा मामला गया, जी, तो ये उसी समय लग गया था कि जो शिवसेना के फेवर में जो शिवसेना के साथ हुआ है, वही एनसीपी के साथ। तो कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, या मुझे ऐसा लग रहा है तो पहले से ही ताना बुना बुन दिया गया था कि क्या करना है। लेकिन आपके रिपोर्टर ने 3 विषयों का जिक्र किया कि पार्टी, एक तो कितने सांसद और विधायक हैं उससे डिसाइड कर किया जाता है, या तो किसके साथ कार्यकर्ता है, पार्टी के फाउंडर मेंबर कितने किसके पास है, उससे किया जाता है। लेकिन आप एक समझिए कि जिसने पार्टी बनाई, अगर जी, शिवसेना का देखा जाए तो बाला साहब ने पार्टी बनाई थी, लेकिन बाला साहब नहीं थे तो ये कह सकते थे उद्धव जी ने कब्जा कर लिया था, या उनसे नाराज लोग थे जो सब चले गए, और बाला साहब होते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ तो शरद पवार जी जिंदा हैं। शरद पवार जी के जिंदा रहते पार्टी में विघटन होता है, और किस लिए होता है वो भी आप समझिए। अजित पवार जी 2 बार इस तरह से गुलाटी मार चुके थे। एक पलटू राम, तो अभी जो कहा जा रहा है कि पलटू राम एक तो बिहार में है, अब दूसरे पलटू राम महाराष्ट्र में अजित पवार बन गए हैं। कभी 84 घंटे की 80 घंटे की सरकार के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वापस चले गए, फिर कब आ जाएंगे, फिर कब जाएंगे। तो ये नए पलटू राम जो है वो महाराष्ट्र के लिए साबित हो रहे हैं। ये लेकिन बात देखिए, अब गठबंधन में नहीं है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि कल तक तो था मैं नहीं आज तुम्हारे बच्चों का मामा बन गया हूँ, इस तरह की भावना आ रही है कांग्रेस से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आशुतोष जी। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर चाचा से कोई तकलीफ थी, तो आप उसे बैठ के टेबल पे खत्म कर सकते थे। बिल्कुल। आप 80 घंटे के लिए क्यों गए थे? जब आप गए थे तो आपको रिटर्न आना नहीं चाहिए था। क्या उस समय चाचा ने क्या ऐसा कर दिया था कि सब कुछ सही है भाई, चलिए फिर रिटर्न आ गए?
फिर वापस जो है आप जाते हैं, और वो कब जाते हैं जब देश के प्रधानमंत्री और जिस पार्टी में आप गए हैं गठबंधन करके वहां पे मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री, उसी हम्म, पार्टी के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री ने आपके ऊपर ही 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोप आपके ऊपर ही लगा था, वो शरद पवार जी के ऊपर नहीं लगा था। हम्म, तो क्या आप इस डर से चले गए थे? और जितने लोग गए हैं लगभग लगभग आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई तलवार लटक रही थी। तो आप अपने आप को बचाने के लिए गए हैं, न कि एनसीपी को बचाने के लिए गए हैं। हम्म, क्योंकि एनसीपी को बचाने के लिए शरद पवार अभी भी जिंदा है, और शरद पवार को ये कहा जाता है कि अमित शाह से भी बड़े चाणक्य अगर कोई है तो वो शरद पवार बिल्कुल जी हैं। और बिल्कुल गाहे बगाहे देश के प्रधानमंत्री ने भी आज तक कभी शरद पवार जी की बुराई नहीं की है। तो जब भी होता है तो शरद पवार जी को गुरु मानते हैं, या शरद पवार जी को बड़ा नेता मानते हैं, या शरद पवार जी को चाणक्य मानते हैं। लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो आशुतोष जी लग रहा है इस समय, वो लग रहा है देश के चुनाव आयोग से। अब ये देश का चुनाव आयोग नहीं रह गया, ये भाजपा का चुनाव आयोग बन गया है कि हम्म, भाजपा के इशारे पे जो कहा जाएगा वही होगा। और उसका जो है बैठे हैं यहाँ पे, जो भी जहां भी जिस राज्य में भी अगर गवर्नर बैठे हैं, वो सारे गवर्नर जो है वो काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लेकिन है भरत जी वो इस फैसले भाजपा के में लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख है सामने, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है इसमें। ऐसे में हम कैसे सुप्रीम आलोचना कोर्ट कर में सकते हैं देखिए, अदालत की? नहीं, सुप्रीम मैं आलोचना मैं चुनाव आयोग की कर रहा हूँ, और इस हम्म, कड़ी फटकार कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कई बार लगा चुका है। अभी ताजा उदाहरण के लिए जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ, जिस तरह से चंडीगढ़ में एक तरह से लूट हुई, वोटों की लूट हुई, वो लूट दिखाता है कि भाजपा जब एक छोटे से चुनाव के लिए इतनी बड़ी लूट करा सकती है, वो भी कैमरे के सामने करा सकती है, उन्हें किसी का खौफ डर नहीं है। तो मुझे लगता है आशुतोष जी, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव अगर इस तरह से होगा तो क्या दृश्य होगा और क्या समा होगी। जी आप बिल्कुल 400 सीट की बात करते हैं, ये ताज्जुब आपको नहीं होना चाहिए कि 535 33 सीट जो है वो आज ही भाजपा को न राज्यसभा मिल में जाए। भरत जी, आज ही राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नाथ जो अपने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको कहा है कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया 400 सीट के लिए, बहुत बहुत आभार आपका, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप 40 सीट भी बचा लें। तो ये सब तो चलता रहता है। हम चलते हैं इंदरपाल सिंह जी के पास, जो अजीत गुट के प्रवक्ता हैं, बॉम्बे के बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं। इंदरपाल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपकी जो आपका जो दल है, आपका जो गुट है, उसमें तो जश्न का माहौल है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या किस तरह का जश्न मना रहे हैं आप लोग? धन्यवाद। आज हमारा जल्लोष है और हर जगह पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और हमारी पार्टी का जो चिन्ह है उसे और हम लेकर घूम रहे हैं, और पूरी यात्राएं निकल रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं। माननीय अजीत दादा पवार साहब की फोटो लेकर हम सब जो हैं वो रास्ते पे निकले हैं। आज मेरे कार्यालय के बाहर भी 7 बजे के बाद में बहुत बड़ा जल्लोष रखा गया है। जी, मिठाई बांट रहे कांजीवरम हैं में। लोगों के बीच में। लहर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया उसका हम सब स्वागत करते हैं। और ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है। इसके डिसीजन का जो है इमीडिएटली इस तरह से कुछ भी शब्दों में अवहेलना करना ठीक नहीं, को जो कर रहे थे अभी। तो जी इसलिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, अगर आप उससे एग्रीड हैं या आपको वो डिसीजन पसंद नहीं है, तो आपके सामने दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन सबसे पहले तो अभी आपको आज 4 बजे के पहले 3 नाम देने थे, अपना चिन्ह देना था। तो वो अगर आप नहीं देते हैं, तो आपके साथ में जो एनसीपी के साथ में जो पवार साहब के साथ में जो एमएलए हैं, उनको इंडिपेंडेंट करार दिया जा सकता है। ये बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है। आपके बाकी जो नेता हैं पार्टी तो के, उनका मनोबल तो बहुत बढ़ गया होगा? इस समय हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है, जी क्योंकि देखिए मोदी साहब का पर्याय नहीं है। मोदी बिल्कुल। साहब ने इस समय जो इकोनॉमिक बढ़ाई है, तो पूरे देश की इकोनॉमिक जो है वो देश का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। हम पूरे विश्व में चौथे नंबर पे हैं। हमारा जीडीपी 7% है। पिछले 70 सालों में जीडीपी कभी 5% से ऊपर नहीं गया। अब जीडीपी 7% है। तो आप विकास को नकार नहीं सकते, इकोनॉमिक को नकार नहीं सकते। राम मंदिर इतने साल से प्रलंबित था,
राम मंदिर के लिए विरोध करना बहुत आसान है लोगों के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि राम मंदिर बनने के बाद में ये किसी पब्लिक सेक्टर से भी कम नहीं है। वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां 5 स्टार होटल खुलेंगे, वहां ढाबे खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, वहां कई तरह का जो है उद्योग निर्माण होगा और वहां के लोगों को ट्रेन पकड़कर इस भीड़ में मुंबई में नहीं आना पड़ेगा। कम से जी। कम मोदी और योगी जी ने इतना तो विकास कर दिया और हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और जो अभी लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं या कुछ बोलते हैं उसकी जगह अगर जय श्री राम बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। तो मोदी साहब जितने काम कर रहे हैं उन कामों का कोई पर्याय नहीं। अजीत दादा पवार साहब कोई 70,000 लेकिन सवाल करोड़ उठता है के घोटाले इंद्रपाल के जी आरोपी हैं। कि एनडीए हाँ। एनडीए को जो सपोर्ट करता है, एनडीए से जो जुड़ जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसा कि विरोधी अक्सर कहते हैं कि ऐसी कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन, जिसमें अगर आप जाते हैं एनडीए के साथ तो आपकी सारे पाप धुल जाएंगे, सारी गंदगी धूल हो जाए। तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे अपने विरोधियों को? बिल्कुल, मैं पहले पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हम्म, जो बार-बार कोई भी कहता है 70,000 करोड़ का घोटाला, ठीक है, मोदी साहब ने भी एक बार अपने भाषण में कहा। मोदी साहब ने बहुत कुछ भाषण में कहा है। उन्होंने सिर्फ यही भाषण में नहीं कहा, बहुत कुछ भाषण में कहा है। जी। लेकिन कभी भी कोई भी चीज है, वो पहले ईडी में जाने के पहले, मैं तो ईडी की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास बहुत बड़े हाई प्रोफाइल ईडी जी। केसेस सब मेरे पास हैं। तो ईडी में कोई भी केस कब जाता है, जब कहीं पहले शेड्यूल ऑफेंस रजिस्टर होता है। माननीय अजीत दादा पवार के खिलाफ कहीं भी कोई एफआईआर इस कंट्री में कहीं भी नहीं है। तो पहले एक एफआईआर होना आवश्यक है। वो एफआईआर की बेस पे ईडी अपनी प्रक्रिया चालू करेगी। जी। तो जब एफआईआर नहीं है तो कोई भी आरोप जो उनपे कथित आरोप जो लगा रहे हैं, कल वो लगाते थे, आज ये लगा रहे हैं, तो वो कथित आरोप जो है वो बुनियाद है और वो कथित आरोप जो है असंवैधानिक है और उनका कोई सर पैर नहीं है। हम्म, 70,000 का फिगर कहाँ से आया? 70,000 करोड़ का कोई एफआईआर दिखाएं तो माने कि अजीत दादा साहब को डर था। लेकिन मैं मानता हूं कि दादा ने अपने भाषण में क्लियर कहा था, जिस दिन हम सब उनके साथ में गए थे, उन्होंने कहा था कि अभी आने वाले दिनों में विकास की राजनीति करना है जी। और दूसरे सबसे बड़ी पर्याय माननीय मोदी साहब का पर्याय नहीं है, वो एक विकास पुरुष है और उनके कामों को देखते हुए ऐसा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और आज भी आप देख लीजिए, अभी इन्होंने इंडी बनाई, तो इंडी बनाई तो उसमें से लोग बाहर मिंडी की तरह निकलने लग गए ना। ममता जी ने छोड़ दिया, बाकी के लोग छोड़ रहे हैं। तो इनके पास में अपना नेता नहीं है, इनके पास में अपना लोगो नहीं है, ये अपना अच्छा। कुछ डिसाइड नहीं कर। जी। जी, बीच में ऐसी भी लेकिन खबरें आ आपको रही थी कि बीजेपी टारगेट कर रही है शरद पवार जी को कि उनको किस तरह से कमजोर किया जाए, साइडलाइन किया जाए। क्या उस संदर्भ में हम देख सकते हैं जो आपको एक नया फैसला मिला है? बीजेपी को टारगेट करना ही चाहिए क्योंकि उन्हें सत्ता में अगर 400 पार करना है, जैसे उनका कहना है कि 400 पार, तो जी। बड़े बड़े दिग्गजों को टारगेट करेगी। और माननीय शरद चंद्र पवार जी एक बहुत बड़े दिग्गज है। जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो चाणक्य हैं, वो चाणक्य हैं, वो चाणक्य थे, लेकिन आने वाले दिनों में भी कई और चाणक्य आ रहे हैं। जैसे लोग आजकल देवेंद्र फडणवीस साहब को चाणक्य कह रहे हैं। जी। अब वो सरकार बनानी, तोड़नी, रखनी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी उसमें माहिर हैं। जो एक पहले माननीय शरद चंद्र पवार साहब मौसम देखकर बताते थे कि बारिश पड़ेगी या ठंडी पड़ेगी, सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा। आज वही परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस साहब भी खड़े हो गए हैं। तो युग बदलता है, वक्त बदलता है, इसीलिए हमने कहा है कि घड़ी वही लेकिन समय नया। बिल्कुल। मराठी में कहा है, एक सवाल और घड़ी उठता थी। है मन में। जिस तरह से सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे कितना असर पड़ेगा आपकी पार्टी पर अगर वो लोग जाते हैं तो? ये हमने कैविएट फाइल किया है। अभी जी। मैं आपको पहले बता दूं कि ये इलेक्शन कमीशन में हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के आधार पे लिया है, एमएलए के आधार पे लिया है कि जी। आपके पास कितने एमएलए, जनप्रतिनिधि कितने हैं, लोक प्रतिनिधि कितने हैं आपके पास में, वो टेस्ट हुआ है। तो इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप होता है, उसका टेस्ट होता है। तो ये जो पहला टेस्ट हुआ है, ये जो टेस्ट है ये एमएलए का टेस्ट है कि आपके पास में लोक प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि कितने हैं। तो वो तो बिल्कुल साफ है कि हमारे पास 41 है और आने वाले दिनों में अभी और 3-4 का अभी से ही चालू हो गया है। जब उन्होंने देखा कि सिंबल भी हाथ में चला गया है
तो जी। लोग और इस तरह से दादा को फोन कर रहे हैं, तटकरे साहब को फोन कर रहे हैं, लोग और भी आकर्षित होकर पार्टी में जल्द से जल्द आएंगे और विकास को अपनाएंगे। मेरा कहना यह है कि अपने हमें पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने टेस्ट क्या किया है। तो जी। टेस्ट किया है एमएलए। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टेस्ट नहीं हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और वो एक लंबी सुनवाई चलेगी, तब तक ये एमपी और एमएलए के इलेक्शन हो जाएंगे। जी, ठीक है। एक बार भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, आप जिस तरह से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, आज तो कम से कम बधाई दे ही सकते हैं एनसीपी को। बधाई तो है, इंद्रपाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं। हाँ, हाँ। इंद्रपाल जी हम दोनों कभी एक साथ में डिबेट में बैठा करते थे। आज मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इंद्रपाल जी की जो है भाषा वो बदल गई है। पार्टी तो वही एनसीपी लिख रहे हैं, एनसीपी का सिंबल भी मिल गया, बधाई हो इनको। लेकिन आज जो है भाषा कैसे बदलती है वो इंद्रपाल जी को सुन के मैं हंसा। इंद्रपाल जी ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर बनाया। इंद्रपाल जी अच्छे वकील है, बड़े वकील हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश नहीं दिया होता तो आज भी मंदिर नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इनका सौभाग्य समझिए कि सरकार इनकी इस समय है और जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश आ गया और मंदिर बन गया। अगर हमारी सरकार होती तो हम भी मंदिर बनाते। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वहां पे रोजगार मिलेगा। अयोध्या में 5 स्टार होटल बनेंगे, ढाबा बनेंगे, रोजगार मिलेगा। देखिए इंद्रपाल जी, किसी को रोजगार मिले न मिले लेकिन भाजपा को जरूर रोजगार मिल गया राम मंदिर के नाम का। अब वाह! कुछ होता है तो सिर्फ कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया। हुँ, कोई पूछता है नौकरी तो राम मंदिर बनाया। कोई कहता है कि देश में जो है महंगाई बढ़ गई तो राम मंदिर बनाया। राम मंदिर बनाने से सिर्फ जो है देश के जो गरीब लोग हैं उनका पेट नहीं भरने वाली है देश की जनता का। दूसरा, आपने कहा कि अजीत पवार के ऊपर जो चार्जेस एक भी नहीं लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ईडी की बार-बार नोटिस आ रही थी अजीत दादा के घर पे, अजीत दादा के परिवार में, तो क्या इस दबाव से अजीत दादा गए हैं? नोटिस अगर वो उन्होंने घपला नहीं किया तो क्यों देश के प्रधानमंत्री? आप में हिम्मत है तो आज जो है चैनल के माध्यम में और चैनल के माध्यम से आप जब कहेंगे तो देश की बहुत सारी जनता को ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ कहा था। 70,000 करोड़ का जो उन्होंने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था वो सरासर झूठ था। अगर आप में हिम्मत है इंद्रपाल भाई तो आज इस चैनल के माध्यम से कहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। अगर झूठ नहीं बोला था तो माफी सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री को मांगनी, क्योंकि उसी के दूसरे दिन जो है आपकी पार्टी जो है वो जाती है, विलय पार्टी जो है टूटती है और उसके बाद में आप जो है गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। दूसरी चीज, आपको पता होगा आप एक केस लड़ रहे थे, नवाब मलिक जी का केस। आप शायद, मुझे जहां तक जानकारी है, जहां तक मैं देखा हूं, आप बड़ी ईमानदारी से और बड़ी बखूबी से केस लड़ रहे हैं। आज वही नवाब मलिक आपके पास जाने के बाद में बेल भी हो जाती है, जेल से बाहर बेल भी, और उसके बाद में आपके साथ अजीत पवार जी के साथ आके बैठ भी जाते हैं मंत्रिमंडल के वो तो अलग बगल में, अलग मंत्री विषय साहब चले के गए। बगल में। अभी हम ये विषय है नहीं, भरत जी नहीं, कि अभी घड़ी नहीं, बदल गई है, समय वही नया समय आ गया है। नहीं, आशुतोष, आपको कभी मेरी पूरी डर हो लगता जाए। है कि कांग्रेस के साथ ऐसा खेला ना हो नहीं, जाए? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हुँ, मेरी बात पूरी हो जाने, कैसे जो है वो अलग विषय है। अरे सारा विषय तो यही है ना कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं छाती पीट के कि संसद में एक अकेला सब पे भारी। अरे कहाँ एक अकेला हो भाई? आपके साथ ईडी है, सीबीआई है, केंद्रीय एजेंसियां है, सारे लोग तो आपके पास है। लेकिन जो कोई सच्चे चाणक्य लोग हैं नहीं है आपके पास। वो तो कानून का सम्मान करेंगे ही, उनको करना भी चाहिए। अरे कानून का सम्मान, भाई कानून का सम्मान तो सभी कर रहे हैं ना, कौन नहीं कर रहा है कानून का सम्मान? अरविंद केजरीवाल लेकिन अगर आपके चुनाव साथ आयोग, गठबंधन में है, लेकिन वो तो अगर बिल्कुल चुनाव जाने दे रहे हैं आयोग, ईडी को। अगर उनके मन में कोई तकलीफ है तभी तो डर रहे हैं। भाई आपको मैं नहीं लगता तो कि एक बार इस अजीत एजेंसी पवार के जी पास नहीं, जाकर तो पूरा अजीत अपना पक्ष पवार जी रखना है, चाहिए? तो तब ये दोनों चीज मानना पड़ेगा आशुतोष जी। या तो अजीत पवार जी ने गड़बड़ किया था तब तो गए, अगर गड़बड़ नहीं किया था तो चाचा के साथ में कंधे से कंधा मिला के ठोक के रहते। अरे यही अजीत पवार जी है ना जो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है कहते थे कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो है इंद्रपाल जी विकास तो नहीं हो बोल रहा है रहे हैं देश ना में। कि कोई यही इंद्रपाल जी, यही इंद्रपाल जी, उस तरह यही की शिकायत इंद्रपाल नहीं जी है है। जिसपे हम मैं तो उनको बहुत टारगेट कर सकें। मैंने टारगेट भाई कैसे बताइए ना, यही इंद्रपाल जी के साथ मैं बहुत सारे डिबेट में हम साथी थे तब बैठा हूं, और ही इंद्रपाल जी जो है वो विरोध करते थे, जो है नीतियों की विरोध करते थे, जीडीपी का विरोध करते थे, देश में महंगाई का विरोध करते थे।
आज भाषा बदल गई है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि देश का दुर्भाग्य देखिए, कि आप अपने आप को बचाने के लिए देश का नहीं, आप अपनी पार्टी का, उस पार्टी का जिस चाचा ने खड़ा किया, उस पार्टी का, अगर वो पार्टी में, मैं आपसे पूछता हूं आशुतोष जी, अगर शरद पवार जी का नाम नहीं लगा होता तो ये जितने विधायक जीत के आते हैं वो क्या आते थे? क्या मुझे ये बताइए? क्या शरद पवार जी बड़े कि विधायक बड़ा, पार्टी बड़ी? पार्टी थी, शरद पवार जी का नाम था, घड़ी था, तभी तो जीत के आए। इसलिए तो कहता हूं लेकिन ना कि आपको एक असली एक चीज याद दिला दें असली कि आप अगर अपनी पार्टी की मर्यादा को तोड़ते हैं, जिस तरह से उद्धव साहब ने अपनी विरासत को छोड़ने का काम कर दिया। बाला साहब अक्सर कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है मैं दुकान बंद कर दूं। उसके बावजूद जो भी कुछ हुआ आपके सामने है। लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आज बदलाव का युग देखने को मिल रहा है। भरत जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंद्रपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई भी कि देश बदल रहा है जिस तरह से, उस तरह से आपकी पार्टी भी बदल रही है। निश्चित रूप से जब ऐसा माहौल होता है तो विरोधियों को मौका मिल जाता है, लेकिन इन विरोधों के बीच देश की जनता अपना पूरा जो अपनी जो पूरी सोच है उसकी, वो चुनाव के दौरान मतदान के बाद बता देती कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।